स्वाध्याय प्रेमी सभी आत्मन बंधुओं को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज हम बैठे हैं आत्मा की चर्चा करने के लिए। हम स्वयं आत्मा है और आत्मा को जानने का प्रयास कर रहे हैं। चेतना को समझने का, संज्ञा को, उपयोग को समझने का हमारा प्रयास चल रहा है। देखिए, हमारे आत्म प्रदेश होते हैं। पिछली बार चर्चा हमने की थी। आत्म प्रदेश होते हैं और एक होता है हमारा पौद्गलिक शरीर। और पूरे पौद्गलिक शरीर में जैसी जैसी आकृति हमारे कर्म नामकर्म के अनुसार हमें मिलती है, शरीर की आकृति, कोई चूहा है, कोई जीव घोड़ा है, कोई जीव कीड़ा है छोटा सा, कोई जीव पृथ्वी काय का जीव है, कोई जीव है वो अपकाय का जीव है, कोई वनस्पति काय का जीव है। तो जो जो अपने अपने कर्म अनुसार, नाम कर्म अनुसार जिसको जैसा जैसा शरीर मिलता है, उतने उतने शरीर में उसकी चेतना वो फैल जाती है, व्याप्त हो जाती है। तो चेतना का आकार भी अलग अलग हो गया, ठीक है ना। आत्मा का आकार तो सबका एक बराबर है, लेकिन चेतना का आकार सबका बदल जाता है। और चेतना का स्तर यानी उसका जो एक गुण है वो भी अलग अलग है। अब देखो, अपने अपने क्षयोपशम अनुसार मनुष्यों के भी चेतना सब में है, लेकिन एक छोटी सी क्लास है, समझ लो 50 विद्यार्थी हैं। अब उसमें भी सबकी चेतना का स्तर क्या एक जैसा है? नहीं ना। एक परिवार के अंदर रहने वाले 5, 7, 10 लोग, सबकी चेतना का स्तर अलग अलग है। तो चेतना का स्तर अलग अलग होता है। क्यों होता है? हमें यह समझना कि जहां जहां हमारा शरीर की जो आकृति है, उसी आकृति के हमारे वहां वहां आत्म प्रदेश भी रहे हुए हैं। समझो, जैसे कि हमारी हथेली है, हथेली और अंगुलियां उससे जुड़ी हुई हैं। अब मान लो जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी अंगुली है, अंगूठा है, तो जो उसका आकार है, सबके आकार भिन्न भिन्न है ना। हर व्यक्ति की अंगुलियों के आकार अलग अलग है ना, सबके थोड़ा थोड़ा फर्क, एक जैसे तो नहीं है, बिल्कुल फर्क है। तो मान लो मेरी अंगुली है, तर्जनी अंगुली है। अब तर्जनी अंगुली, जो मुझे अंगुली की शेप दिख रही है ना, जो उसका आकार दिख रहा है, तो वहाँ पौद्गलिक परमाणु तो है ही उसके अंदर। बाहर जो मुझे दिखने वाला है वो तो पौद्गलिक परमाणु दिख रहे हैं, और उतने ही आकार में आत्म प्रदेश भी है वहाँ। ये समझने की बात है। यानी जो मेरे को अंगुली का आकार दिख रहा है, उसी आकार के वहाँ आत्म प्रदेश भी वहाँ उतने ही आकार में फैले हुए हैं। जो हथेली है, पूरी हथेली जैसी मुझे दिखाई देती है मेरी हथेली, तो वो हथेली तो मुझे दिख रही है, वो तो पुद्गल है, वो तो परमाणु है, स्किन है वो तो। लेकिन उतने ही क्षेत्र में, जिसे मैं हथेली कह रही हूँ, वैसे ही आकार में मेरे आत्म प्रदेश भी हैं पूरे शरीर में, हर अंग में। ऐसे ही समझे हम। तो जब हम, जैसे मैंने हथेली को देखा, तो मैं तो पुद्गल को देख रही हूँ ना, आत्म प्रदेशों को तो देख नहीं रही हूँ। अब हम इसको ऐसे समझें कि मान लो मेरी आंख वो सामने रखी हुई एक टेबल को देख रही है, पुस्तक को देख रही है। अब मैं पुस्तक को देख रही हूँ, मेरी आंख देख रही है पुस्तक को,
तो पुस्तक का जो दिखाई देने वाला भाग है वो परमाणु, वो पुस्तक के वो परमाणु दिख रहे हैं ना मुझे, और वो आंख देख रही है। अब आंख तो केवल उस पुस्तक के बाहरी रूप को देख रही है ना, आंख ने देखा नहीं, आंख ने उस पुस्तक को नहीं देखा, पुस्तक के परमाणुओं को देखा। अब टेबल देखी तो टेबल के ही परमाणुओं को देखा, आंख ने उसको देखा, परंतु ये टेबल है, ये पुस्तक है, ये चाकू नहीं है, ये पेन नहीं है, ये पुस्तक है। ये जो भेद किया ये किसने किया? ये भेद ब्रेन में रहे हुए ज्ञान तंतुओं ने किया। अब वो जो ज्ञान तंतु हैं, ज्ञान तंतु यानी कुछ ऐसी कोशिकाएं जो एजुकेटेड होती हैं, जिनके अंदर ज्ञान होता है। ज्ञान तो सब में है, जहाँ जहाँ पुद्गल का शरीर है हमारा, जो जो अंग परमाणु अंग और पांग है हमारे, तो जहाँ जहाँ है जो हमारे शरीर का जो पौद्गलिक बनावट है, उसी बनावट के आत्म प्रदेश भी वहाँ मौजूद हैं। लेकिन एक पौद्गलिक शक्ति है और एक आत्मिक शक्ति है, दोनों में भी अंतर है। देखिए, आपने कंप्यूटर को देखा है ना? अरे कंप्यूटर को क्या, आज के फोन भी कंप्यूटर है, सेल फोन भी कंप्यूटर है। तो अब उसके अंदर तो आत्म प्रदेश नहीं है ना, लेकिन उसके अंदर इंटेलिजेंस है, मेमोरी है ना? तो उसकी यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक जो उसकी पावर है, शक्ति है, यांत्रिक एनर्जी उसकी जो, तो यांत्रिक एनर्जी भी होती है और एक आत्मा की एनर्जी होती है। यांत्रिक एनर्जी और आत्मिक एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें हैं, बहुत गहरा विषय है, इसको समझना होगा। तो अभी मैं बात कर रही हूं कि हमने जब वो पुस्तक देखी, टेबल देखा, तो वो पुस्तक है, वो पेन नहीं है, वो टेबल है, वो घड़ी नहीं है, ये हमारी आंख ने देखा। क्या आंख ने देखा? नहीं, आंख ने तो उसके परमाणु देखे, बाहर का जो आकार है, जिस वस्तु है उसको देखा। तो उसको पहचानने की, दूसरी वस्तुओं से उसका भेद करने की जो शक्ति है, वो हमारे दिमाग की शक्ति है, मस्तिष्क की शक्ति है, और वो भी पौद्गलिक है, पौद्गलिक है, और साथ में उसके चेतना की शक्ति मिली है उसके बैक में। जैसे हमारे घर में लाइट आ रही है, वो हमारे घर में जो बिजली का कनेक्शन है उससे आ रही है, और वहाँ कहाँ से आ रही है? वहाँ पावर हाउस से आ रही है। उसके बैक में भी कुछ और है ना। ऐसे इसी प्रकार से हम समझें कि हमारे जो मस्तिष्क के अंदर, जो हमारे मस्तिष्क के सेल होते हैं ना, कोशिकाएं होती हैं, तो वैसी उसमें कुछ ज्ञान तंतु होते हैं, मस्तिष्क के अंदर होते हैं, वो उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। वो ज़्यादा मतलब समझदार परमाणु कह दो उनको समझदार कोशिका। और मेमोरी टाइम और उम्र के अनुसार घटती जाती है। ज्ञान तंतु पुराने होते हैं, कमज़ोर पड़ते हैं, पर नए नहीं बनते। और शरीर के दूसरे जो सेल हैं वो फिर भी टाइम पुराने टूटते हैं, नए बनते हैं। प्रति क्षण हमारे शरीर के लाखों करोड़ों सेल टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं, पर दिमाग के जो ज्ञान तंतु हैं वो नए नहीं बनते, डैमेज होते हैं, टूटते हैं,
पर नए नहीं बनते, इसीलिए मेमोरी वीक होती है। हाँ, तो ज्ञान तंतु कुछ अलग टाइप की कोशिकाएं होती हैं, वो कुछ स्पेशल कोशिकाएं होती हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं। सेल्स तो पूरे शरीर में है, परमाणु कोशिकाएं, तो उनको कहाँ से पावर मिल रही है? उनको मिल रही है चेतना की पावर। और चेतना को कहाँ से पावर मिल रही है? आत्मा से मिल रही है। सारा सिस्टम मिलकर काम कर रहा है। तो बात चल रही है कि आंख में भी आत्म प्रदेश है। एक तो आंख की आकृति है, वो पौधगलिक है, तो वो तो परमाणु हो गए। और ब्रेन में भी जो उसकी रचना है वो परमाणु है सारे। तो आंख में और ब्रेन में परमाणु भी हैं और आत्म प्रदेश भी हैं। तो आत्म प्रदेश जो हैं वो ही तो जान रहे हैं ना। आंख नहीं जान रही है क्या देखा, जानने वाले आत्म प्रदेश हैं। आत्म प्रदेश किसकी शक्ति से जान रहे हैं? चेतना और आत्मा की शक्ति से जान रहे हैं। तो जो हम कान से सुन रहे हैं, तो कान नहीं सुन रहा, कान की वो जो आकृति बाहर से हमें दिख रही है वो नहीं सुन रही है, या अंदर में जो कान के पर्दा है या जो भी उसके रचना है वो भी नहीं सुन रही है। अगर वहाँ पे आत्म प्रदेश ना हो और आत्म प्रदेश को आत्मा की चेतना की पावर ना मिले पीछे से, तो नहीं सुनेगा। जिसको हमारे यहाँ इंद्रियों की द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय बताया, तो द्रव्य इंद्रिय के दो भाग बता दिए, निर्वृत्ति द्रव्येंद्रिय और उपकरण द्रव्येंद्रिय, यानी बाहर की रचना और अंदर की रचना। और भावेंद्रिय के भी दो प्रकार बता दे, लब्धि और उपयोग। तो उसका भी जब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे अच्छे से, तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। तो आत्म प्रदेश जो है, अगर आत्म प्रदेश ना हो वहां पर, तो आंख कुछ देख ना सके, कान कुछ सुन ना सके, है ना। तो आत्म प्रदेशों में रहा हुआ जो चैतन्य का गुण है, वो ज्ञान गुण है, वही उसके अंदर रही हुई शक्ति को प्रकट करता है। तो आकार नहीं, केवल आकार नहीं, आत्म प्रदेशों में, जो ब्रेन में आत्म प्रदेशों में घड़ी का आकार ही नहीं बनता, केवल उसका संपूर्ण रूप से उसका पूरा स्वरूप समझ में आता है, अन्य पदार्थों से उसकी भिन्नता समझ में आती है ना। तो वो किसकी शक्ति से हमें पता चलता है? ज्ञान की शक्ति से। और ज्ञान आत्मा है, उपयोग गुण है, संज्ञा है। तो जब हम संज्ञा को समझ लेते हैं, देखिए संज्ञा मुख्य रूप से चार होती हैं: आहार संज्ञा, ध्याय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। और एक प्रकार से संज्ञा 10 भी होती हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। और औक संज्ञा और लोक संज्ञा, ये 10 हो गई। और कई प्रकार से संज्ञाओं की अलग अलग व्याख्या की गई है, गहरा विषय है ये। तो संज्ञा जो है ना, हमारी इंस्टिंक्ट, निवृत्ति, प्रवृत्ति, वो संज्ञा होती है। जो कई बार अवचेतन मन में कोई बात होती है, जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। कई बार अचेतन मन होता है, कई बार चेतन मन होता है ना। बहुत सारा ये गहरा गहरा अलग अलग विषय है ये। तो समय समय पर हम इसको समझते भी रहते हैं और चर्चा होती रहती है हमारी। तो अगर हम ये कहें कि भाई आत्म प्रदेश तो दिखते नहीं है, हम कैसे माने? वो तो आँख ही देख रही है। तो आँख क्या डेड बॉडी में नहीं होती है? डेड बॉडी में भी तो आँख है ना। तो डेड बॉडी तो नहीं देख रही किसी वस्तु को। तो शरीर के अंदर रहा हुआ जो उसका पौधगलिक रचनात्मक आकार है, वो नहीं, वो तो परमाणु है।
उसको आत्म प्रदेश शक्ति मिलती है अंदर से। और आत्म प्रदेश शक्ति का मतलब चेतना। चेतना का मतलब उपयोग गुण। जब उसके अंदर वो सब कुछ आता है तब वो पदार्थ का ज्ञान हम कर पाते हैं। किसी भी वस्तु का, किसी भी स्वर, कान जो है शब्द को सुनते हैं, किसी को स्पर्श करके हमारी स्पर्शेंद्रिय उसको ज्ञान कराती है। सब जगह हमारे आत्म प्रदेश होते हैं। अगर आत्म प्रदेश ना हो और पीछे से उनको चैतन्य की शक्ति ना मिले तो हमारा उपयोग गुण, हमारा ज्ञान गुण, वो सारा का सारा उसी के आधार पर होता है जो हमारा अंदर का चैतन्यता का गुण है। तो ये सारी बातें हम हर समय एक एक वस्तु, जैसे जैसे हमारे को कोई विचार आता है तो हम अंदर में उसको सोचें, चिंतन करें कि ये ऐसा कैसे होता है, किस शक्ति से होता है, किस कारण से होता है। और यही तो फिर चलते फिरते ध्यान करने का, खुली आंखों से ध्यान करने का। हर समय तो हम ध्यान में बैठ नहीं सकते। तो ये उपयोग जो हमारा अपने आत्म शक्तियों पर, आत्म गुणों पर, या हमारा चिंतन, या हमारा वार्तालाप, चर्चा, जब तक हमारी इस चीज से इस तरह से जुड़ी रहती है, हाँ बहुत दूसरी बातें हैं संसार की, उनमें नहीं उलझते हम, जिसको कहते हैं विकथा, राजकथा, देश कथा, राष्ट्रकथा, देश कथा और स्त्री पुरुष कथा, और बहुत चीजें होती हैं फालतू की। तो उन बातों में तो हम बहुत लगे रहते हैं। लेकिन हम अपनी संज्ञा को समझें। जब हम संज्ञा को समझेंगे तो हमारे कषाय मंद पड़ेंगे। एक बात और बताऊं आपको, बड़े काम की चीज है, याद रखना। हमारी अपने द्रव्य प्राण और भाव प्राण सुना है ना। हमारे प्राण कितने होते हैं? 25 बोल में आया प्राण 10 होते हैं, वो द्रव्य प्राण है। द्रव्य प्राण कौन से? 5 इंद्रियों के 5 प्राण। श्रोतेंद्रिय बल प्राण, चक्षु इंद्रिय बल प्राण, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण, रसना इंद्रिय बल प्राण, स्पर्श इंद्रिय बल प्राण। ये 5 इंद्रियों के 5 प्राण हो गए। 3 मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण। ये 3 हमारे योग के हो गए। और एक आयुष्य बल प्राण और एक श्वासोश्वास बल प्राण। ये 10 प्राण होते हैं। जिस जीव को जितनी इंद्रियां मिलती हैं, जिस हिसाब से जितने प्राण मिलते हैं, वो नामक्रम अनुसार होता है। सबको अलग अलग मिलता है। तो कुल मिलाकर 10 द्रव्य प्राण होते हैं। और किसी भी एक प्राण को हानि पहुंचाना वह हिंसा है। लेकिन भाव प्राण अलग हैं। ये द्रव्य प्राण तो शरीर के साथ जुड़े हैं, शरीर से संबंधित है। और भाव प्राण है आत्मा संबंधित। भाव प्राण होते हैं 4 हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति, वीर्य। तो ये 4 जो अपने भाव प्राण है ना, द्रव्य प्राण भी 4 ही है देखा जाए तो। देखो, इंद्रिय के, योग के, श्वासोश्वास और आयु है तो 4 ही, 4 का विस्तार 10। तो ये जो हमारे भाव प्राण है ना, ये भाव प्राण सिद्धों में भी होते हैं, सिद्धावस्था में भी होते हैं। तो भाव प्राण जो हमारे हैं, ये 4 जो हमारे, ये जब सिद्ध हो जाते हैं तो 4 भाव प्राण रहते हैं जीव के हमेशा साथ। जीव किसे कहना? जो जीवित था, जीवित है, जीवित रहता है हमेशा, वो जीव होता है। तो सिद्धावस्था में जब होता है कोई भी जीव, तो वही जीव है, वो हमेशा, मतलब शुद्ध अवस्था में जीव है, वो शुद्ध ही रहेगा वो हमेशा। कभी कभी जन्म मरण में नहीं आएगा, क्योंकि उसके कर्म होंगे ही नहीं, कभी कर्म करेगा ही नहीं वो। तो ये हमारा मनुष्य जन्म जो हमें मिला है, इसीलिए मिला है कि हम इसके अंदर जो अशुद्धि आ गई है, उस अशुद्धि को हटा दें
और शुद्ध अवस्था प्रकट कर लें और हम सिद्ध रूप में, फिर हमेशा कभी भी हमारे अंदर मिलावट अशुद्धि आएगी नहीं, कभी जन्म मरण नहीं करेंगे। तो अपनी चिदानंद अवस्था में ही, परमानंद अवस्था में ही तीन काल तक, सर्वकाल तक हम स्थित रहेंगे। तो भाव प्राण जो है हमारे, ये हमारे संज्ञा से जुड़े हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी संज्ञा को कंट्रोल करते जाते हैं, वैसे वैसे हम भाव प्राणों की वृद्धि करते जाते हैं। देखिए, आहार संज्ञा जो है, आहार संज्ञा किससे जुड़ी है हमारी? अनंत ज्ञान से। और भय संज्ञा हमारी किससे जुड़ी है? अनंत दर्शन से। आहार संज्ञा, भय संज्ञा और मैथुन संज्ञा, ये हमारी जुड़ी है अनंत शक्ति से। और परिग्रह संज्ञा जुड़ी है अनंत सुख से। तो हम अपनी संज्ञाओं को जानकर, समझकर, उनका सुधार करते करते अगर हम मंद कषाय हो जाते हैं, कषाय की मंदता होती जाती है। जैसे संज्ञाओं से कषाय का बड़ा संबंध है, संज्ञाओं से कषाय का संबंध है। संज्ञा जो है, आहार संज्ञा, वो किससे जुड़ी है? कौन से कषाय से जुड़ी है बताइए आप? क्रोध, मान, भय से, और माया परिग्रह से, और लोभ जो है शक्ति मैथुन से जुड़ा है। तो ये संज्ञा जो है ना हमारी, जैसे जैसे हम इनको समझेंगे और हमारे कषायों पर असर होगा उसका। संज्ञाओं को परिमार्जन करते करते कषाय मंदता हो जाती है, और कषाय मंदता होने से हमें सम्यक दर्शन की ओर हमारे जो है यात्रा बढ़ती है। और सम्यक दर्शन अगर एक बार हो गया, फिर तो मोक्ष भी निकट ही आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जानने से, समझने से हम खुलते चले जाते हैं। हमारे अंदर की गांठें, ग्रंथियां हटती जाती हैं और निर्ग्रंथता प्रकट होती जाती है। निर्ग्रंथ शब्द बोलते हैं ना, निर्ग्रंथ अवस्था, निर्ग्रंथ एक शुद्ध अवस्था का, वो हमारा उसका प्रकटीकरण होता जाता है। तो संज्ञाओं को भी समझना है, और अपनी अपनी संज्ञाओं को, संज्ञाएं व्यक्तिगत होती हैं, और दूसरों की संज्ञा को सोच के समझ के हमको क्या लेना? हमको तो अपना निर्णय करना ना। तो अपनी संज्ञाओं को, अपने कषायों को, अपने जो अंदर के चीज़ें हैं सारी, द्रव्य, भाव, प्राण, चेतना क्या है, आत्मा क्या है, उपयोग क्या है, कैसे कार्य करते हैं ये चीज़ें, तो उन सबको हम जैसे जैसे समझ के और विचार कर करके हम सूक्ष्मता में जाते जाएंगे, गहराई में जाते जाएंगे, और स्व में स्थिति हमारी ज़्यादा ठहराव होता जाएगा। वैसे वैसे हमारी शुद्धता बढ़ती जाएगी, और हमारी आत्मा जो है, आत्म प्रदेशों में वो धवलता, निर्मलता, स्वच्छता, शुद्धि आती चली जाएगी, और उससे हमारा आगे आगे स्व की दिशा में विकास होता जाएगा। और वही तो करना है, वही तो मनुष्य जन्म का है लाभ, वही लक्ष्य है। तो उसी लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। तो आज हमारा ये जो विषय हम लेकर चले थे कि आत्मा सबकी एक समान है, और चेतना में भिन्नता, संज्ञाओं में भिन्नता, उपयोग, कषाय, इन सब में भिन्नता, ऐसा क्यों होता है? तो ये विषय अभी फिलहाल इसको हमने एक किसी बिंदु तक पहुंचाकर इस चर्चा को एक ठहराव दिया है, और बार बार इसके बारे में हम समय अनुसार और भी बातें करेंगे। लेकिन अभी ये विषय इतने में ही समाहित कर रहे हैं संक्षेप में। आपको कुछ इसमें से जहाँ समझ नहीं आया हो और विषय कितना स्पष्ट हुआ है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और जहाँ जहाँ कुछ उलझन लगे उसको भी हम आगे चिंतन में लेंगे। तो आज इतना ही कहकर अपनी इस मीटिंग को
अपने इस चर्चा को विराम देती हूँ। स्वाध्याय प्रेमी सभी आत्मन बंधुओं को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज हम बैठे